नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में जिन शख्सियतों को मदऊ करते हैं वो अपने अपने शोबे की गैर मामूली शख्सियतें होती हैं और ख़ास तौर पर जो गांधीई कायद होते हैं, जो समाजी जहदकार होते हैं, इस प्रोग्राम में उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आज के प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो गैर मामूली शख्सियत इसलिए कही जा सकती है या उन्हें कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती की राह हमवार करने के लिए अमन मार्च निकाला था 2005 में दिल्ली से मुल्तान तक। इसी तरह कम्युनल हारमोनी के लिए उन्होंने कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए 1991 में एक मार्च निकाला था चित्रकूट से अयोध्या तक। बहरहाल ये माहिर तालीम भी है, समाजी जहदकार भी है और एक माहिर तदरीस भी इन्हें कहा जा सकता है। लेकिन वो फिल वक्त शहरियत तरमीमी क़ानून और NPR NRC के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं और इसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वो हैदराबाद आए हुए थे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप पांडे की, जो हमारे लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात यह है कि उन्हें उनकी समाजी खिदमात पर मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है और ये बच्चों में तालीम को आम करने की मुहिम भी चला रहे हैं जिसके बेहतर नताइज बरामद होते हैं। ये एक गांधीई कायद है और आपको ये भी बता दूं कि यह हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे दरमियान हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD किया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पर मुमताज़ तालीमी इदारों में उन्हें पेशे तदरीस से वाबस्ता होने का भी एज़ाज़ हासिल रहा। मिसाल के तौर पर उन्होंने IIT कानपुर में पेशे तदरीस का फ़र्ज़ अंजाम दिया। इसी तरह IIM अहमदाबाद, IIT गांधीनगर और नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और IIT वाराणसी के अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहरहाल जो आपसे हमारा पहला सवाल है वो है NRC को लेकर और आसाम को लेकर। आप देखेंगे कि NRC आसाम से शुरू हुई और अब सारे मुल्क में उसकी तबाही मच गई है, ऐसा महसूस होता है। बहरहाल आप क्या कहते हैं इस बारे में? देश में आंदोलन इसलिए खड़ा हो गया है, आसाम और पूर्वोत्तर में तो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उनको बाहरी लोगों का डर है जी। और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाए रखने जी। का एक उनकी एक भावना है। लेकिन बाकी देश ने देखा कि अगर आसाम के 40 लाख और दूसरी लिस्ट 19 लाख में आधे से ज़्यादा हिंदू हैं जी। तो पूरे देश में भी ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं मारा जाएगा जी। इसमें सब मारे जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने बगावत की है। अब इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जी, बाकी लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि हम मुसलमानों को छोड़ के बाकी को इस देश की नागरिकता दे देंगे। लेकिन अब लोगों को इन पे भरोसा नहीं रह गया जी जी, क्योंकि इनके फैसले मनमाने तरीके से लिए जाते हैं। देखिए, आसाम अकॉर्ड 6 साल के आंदोलन के बाद राजीव गांधी के साथ बातचीत करके तय हुआ जी। हाँ बिल्कुल। लेकिन CAA इन्होंने अचानक पार्लियामेंट में पेश करके पास करा दिया। एक बार जैसा कि आपने कहा है कि अचानक से ये पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता, क्या महसूस नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जो हुकूमत है वो हर बिल अचानक ही पेश कर रही है? मिसाल के तौर पर आप कश्मीर का आर्टिकल 370 की मनसूखी का अगर आप देखेंगे या तलाक सलासा के बारे में देखेंगे या कुछ और बिल देखेंगे CAA वगैरह, तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत अचानक काम कर रही है। तो क्या मोदी और अमित शाह को डर है? नहीं, ये बहुत सोची समझी साजिश है इनकी जी जी। ये अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं जी। और कश्मीर में जो इन्होंने किया वो तो खैर सबसे बड़ा अन्याय है कि आप कश्मीर के ऊपर फैसला ले रहे हैं और कश्मीर के उस सांसद को जिसके वालिद की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना जी जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप नज़रबंद किए हुए उसके घर में। मैं भी नज़रबंद रहा, लेकिन अच्छा। मुझे तो सिर्फ एक दिन के लिए किया, 11 अगस्त को और फिर 16 अगस्त को किया था, क्योंकि मैं कश्मीर के मुद्दे पे मोमबत्ती जलाने वाला था 1 घंटे के लिए जी जी। और फिर 19 दिसंबर को किया, जब लखनऊ में ही नहीं पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे CAA और NRC को। तो हमारे घर तो एक दिन पुलिस लगती है ताकि हम प्रोटेस्ट में न जा पाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इतने ऐसे लोग जिन्होंने भारत सरकार की मदद की है कश्मीर में भारत का लोकतंत्र चलाने के लिए, उनको आपने नज़रबंद कर रखा है। आखिर ये कोई आतंकवादी लोग हैं या आपको इनसे क्या ख़तरा है? आप इनसे बातचीत करके सलाह मशवरा करके भी कोई फ़ैसला ले सकते थे, लेकिन इनका उस प्रक्रिया में कोई विश्वास ही नहीं है।
इनको लगता है कि ये जो सोचते हैं वही सही है और ये अपने फैसले थोप देते हैं। जी जी। कश्मीर तो मैं गया हूँ, उसके बाद पहले तो मुझे नहीं जाने दिया, श्रीनगर से लौटा दिया था 4 अक्टूबर को। जी जी। लेकिन 26 नवंबर से 1 दिसंबर हम लोगों ने जम्मू से एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा को भी रामबन से वापस कर दिया था। लेकिन फिर हम टैक्सी लेके हम चले गए थे श्रीनगर, और वहाँ हमें एक दिन में समझ में आया कि किस तरह से पाबंदियाँ लगी हुई हैं लोगों के ऊपर। जी जी। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है कि आप 10 आदमी पे एक सैनिक खड़ा करके आप लोकतंत्र चलाएं। जी जी। ये तो सैनिक शासन है। जी जी। और ये आतंकी शासन है। जो जेएनयू में आप कर रहे हैं ये तो आतंकवाद है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। कि आप अगर कोई आपके नज़रिए से सहमत नहीं है तो आप उसको डंडा मार के ठीक करेंगे। जी जी। तो इसलिए जनता बगावत कर रही है, और अगर इन्होंने सीए और एनआरसी वापस नहीं लिया तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को ये सरकार बदलनी पड़ेगी। इस तरह के हालात बन रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप पांडे फिल वक्त उनकी मिजाज से यानी तबीयत ख़राब है, यानी मिजाज ठीक नहीं है। उसके बावजूद वो जब शहरियत कानूनी तरमीम बिल की बात आती है और अवाम के हुकूक़ की बात आती है तो वो अपने घर से निकल पड़ते हैं और हैदराबाद पहुंच जाते हैं। और मैं समझता हूं कि उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह आप मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते हैं फिरते हैं और हुकूक़ इंसानी के लिए आवाज़ उठाते हैं, और आपकी मैंने देखा कि 2005 में जो आपने दिल्ली से मुल्तान तक जो पीस रैली निकाली थी वो भी कामयाब रही है, और कम्युनल हार्मनी के लिए भी आपने एक अमन रैली निकाली थी चित्रकूट से अयोध्या तक। तो क्या आपको ऐसा लगता है जब आप मुल्क फिरते हैं तो गंगा जमनी जो तहजीब है उसे लाख नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी ये चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो या उसकी दूसरी हम ख्याल जमातें हों, नुकसान नहीं पहुंचा सक रही? नहीं, अब तो पहले तो लग रहा था कि इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी जी। जिस तरह से लोगों ने पहले नोटबंदी का फैसला, फिर जीएसटी का फैसला, फिर कश्मीर का फैसला, फिर ट्रिपल तलाक, और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय से अयोध्या का फैसला आया, इस पे जनता की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो ऐसा लग रहा था कि अब समाज पूरी तरह से जो है बंट गया है हिंदू मुस्लिम आधार पे। लेकिन जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, अब हमें यह भरोसा हो गया है कि अभी भी देश का जो आम हिंदू और मुस्लिम है जी जी वो अभी भी एक है। जी जी। और आप देखिए जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको सभी समुदायों के लोग दिखाई दे रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए। जो एफआईआर हो रही हैं, जो पुलिस गोलियां चला रही है, वो सब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जी जी। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि जिन्होंने दंगा किया और नुकसान पहुंचाया है प्रॉपर्टी को, उनसे वसूला जाएगा। जी। और लखनऊ में ऐसा बताते हैं कि कुछ नकाब पहने लोग आए थे जिन्होंने आग जलाई और तोड़फोड़ की, और नकाब पहने कौन लोग थे वो अब जेएनयू की घटना से साफ हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन चूंकि एफआईआर मुसलमानों के नाम हो गई हैं, जी जी, उन्हीं से वसूली होगी। जी जी। लेकिन मुझे लगता है ये लड़ाई भी जनता लड़ेगी, और ये बहुत खुशी की बात है कि इस लड़ाई में सीए और एनआरसी के खिलाफ इस देश के हिंदू मुस्लिम एक हैं। जी जी। और कुछ आज़ादी की लड़ाई जैसा मंजर नज़र आ रहा है। जी जी, बहुत ही प्यारी बात कही है नाज़रीन। जैसा कि डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा है कि अब जो लड़ाई हुकूमत के खिलाफ लड़ी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने आवाज़ उठाई थी और लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह के मनाजिर अब हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। लेकिन ये मनाजिर कैसे देखे जा रहे हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।
YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में बकौल डॉक्टर संदीप पांडे के ऐसा लगता है कि जद्दोजहद आज़ादी के दौरान जो मनाजिर देखे गए थे अभी वही मनाजिर देखे जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे के साथ है, कंधे से कंधा मिलाए हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। एक तो CAA के ख़िलाफ़, और आप देखेंगे कि जो महंगाई बढ़ गई है उसके ख़िलाफ़ भी अवाम मुत्तहिद हो गए हैं। बहरहाल एक सवाल ये पैदा होता है, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा था कि एक दौर ऐसा था जब सारे हिंदुस्तानी गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, अब दौर ऐसा आ गया है कि काले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाम उठ खड़ी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए ये जो लोग अभी सत्ता में हैं जी, इनका आज़ादी के आंदोलन में तो कोई योगदान है नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही जी। ये तो थे अंग्रेज़ों के साथ ही जी, क्योंकि सावरकर जो है वो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के जेल के बाहर आए। जी हाँ बिल्कुल। सिर्फ 3 लोग हिंदुस्तान के इतिहास में बताया जाता है अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के जेल से निकले जी, और उसमें 2 सावरकर भाई थे। जी हाँ, सावरकर जी। और सावरकर का एक और वाकया है कि वो एक जिला कलेक्टर से जी, मिलने गए अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, जी, जी, और उस जिला कलेक्टर ने कहा कि भाई आपकी पेंशन मेरी तनख्वाह से ज़्यादा है जी, और आप कितना बढ़वाना चाहते हैं। जी, जी, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला कौन सा वीर था जो अंग्रेज़ों से पेंशन भी ले रहा था। जी, 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 तो हमने तो नहीं सुना कि गांधी से लेके भगत सिंह तक किसी ने भी कोई जो है अंग्रेज़ों से कहीं कोई पेंशन ली हो, जी, जी, या भगत सिंह के ऊपर इतना जोर था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप फांसी की सज़ा से बच जाएंगे। जी, जी, लेकिन उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने तो फांसी के फंदे को गले लगाया। जी हाँ बिल्कुल। तो जो लड़ने वाले थे वो लड़ रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जी, देश के विभाजन के खिलाफ थे, बिल्कुल, अंत तक रहे और पाकिस्तान के अंदर जेल में रहे, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी, आज़ाद पाकिस्तान के अंदर, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि विभाजन के खिलाफ थे वो। जी, जी, तो ऐसे ऐसे लोग थे। और यहाँ इसमें सावरकर को छोड़ के और तो कोई RSS या हिंदुत्व बिरादरी का कोई ऐसा आपको नाम ही नहीं सुनाई पड़ेगा जो कभी जेल गया हो। जी बिल्कुल सही तो कहा ये आपने। अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। जी, जी, गांधी कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की नौकरियां छोड़ो, इंग्लैंड के कपड़े जलाओ, और ये अपने लोगों को कह रहे थे कि तुम नौकरियां पकड़ो जी, जी, ताकि तुम इस सिस्टम के अंदर घुसो। हम्म, तो इन्होंने सिस्टम के अंदर अपनी घुसपैठ तो बहुत पहले से शुरू कर दी है, और वो आज दिखाई भी पड़ती है जी, जी, कि एक एक इंस्टीट्यूशन, जी, चाहे जुडिशरी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, इन्होंने सब कम्युनलाइज कर दिया है जी, जी, और सब अपने हाथ में ले लिया है। तो बड़े शातिराना तरीके से इन्होंने हमारे सिस्टम पे कब्जा किया है, जबकि इनका इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, जी बिल्कुल, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो अच्छी बातें लिखी गई जी, हैं, जी, बराबरी की, न्याय की, भाईचारे की, उसमें से एक बात को नहीं मानते हैं, बस वोट के बल पे, और वो भी कुछ तिकड़म करके, क्योंकि इनके पास तो असल में इतने वोट भी नहीं है कि ये कोई चुनाव जीत जाए। जी, जी, किसी तरह से 31% मत इनको 2014 में और 39% 2019 में मिल गए, और तिकड़म से इन्होंने सरकार बना ली है। नहीं तो ये तो अंग्रेज़ों की सोच रखने वाले ही हैं एकदम। जी, जी, और देखिए इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी वही हैं। जी, जी, एक RSS की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, स्वदेशी जागरण मंच, जी, जो इस बात का विरोध करती थी कि इस देश में विदेशी कंपनियां ना आए, जी हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ आंदोलन करती थी और लोगों से कहती थी कि विदेशी कंपनियों का सामान इस्तेमाल ना करो। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जी,
अब स्वदेशी जागरण मंच का नाम ही नहीं सुनाई पड़ता। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने पूरी तरह से वो नीतियां अपना ली हैं जो बड़े देशों के हक में हैं, जी, जो उनकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। एक तरीके से ये अमेरिका, फ्रांस, चीन वगैरह के एजेंट बन गए हैं। जी, उनकी कंपनियों के लिए भारत का बड़ा बाजार खोल दिया है। जी, जी, तो ये पूरी तरह से अंग्रेजों की सोच रखने वाले हैं। जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई, अब देश को आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों से मुक्त कराने के लिए एक दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक सवाल ये पैदा होता है कि अब जो मुल्क में हमारे हो रहा है, जन्नत निशा हिंदुस्तान में जो कोई तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है, उसके लिए क्या आपको ऐसा लगता है सिर्फ अमित शाह और मोदी का दिमाग चल रहा है, या फिर आरएसएस में जो रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है उससे इस हुकूमत को कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर हमारे जो कौमी मुशीर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि अक्सर यही कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। जी देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि तमाम लोग थे बीजेपी के अंदर जो प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते थे। जी, जी, लोग तो सोच रहे थे बीजेपी चुनाव जीतेगी तो आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे, जी, लेकिन मोदी का नाम इसलिए आया क्योंकि भारत के पूंजीपति उनको सपोर्ट कर रहे थे और इसीलिए इनको पूंजीवादी नीतियां अपनानी पड़ी। जी, तो जब हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पीछे अडानी और अंबानी खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी ही पैसे की ताकत है जिसके बल पे ये बीजेपी और आरएसएस के अंदर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। जी, जी, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, नहीं तो और किसी नेता के पीछे पैसा लगाने वाला कोई और उद्योगपति नहीं है जो इतना पैसा लगा दे। तो एक तो ये पैसे की ताकत है, और आरएसएस की मजबूरी है कि पैसे की वजह से इनको ही बनाना पड़ेगा अगर उसको अपनी नीतियां लागू करानी है। लेकिन जब एक बार ये सत्ता में पहुंच जाते हैं फिर इनको भी मालूम है कि भाई जो वोट हमें मिल रहे हैं वो तो आरएसएस वाले ही दिलवा रहे हैं, तो इसलिए इनको आरएसएस का काम भी करना पड़ता है, जो ये धीरे धीरे करके कर रहे हैं। जी, जी, जो अयोध्या पे फैसला आया और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ये आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या ट्रिपल तलाक या जो सारी चीज़ें हैं, कश्मीर का जो मामला है, ये तो आरएसएस के एजेंडे पे बहुत पहले से रहा है, 370 को ख़त्म करना। जी, तो ये आरएसएस का एजेंडा भी लागू कर रहे हैं और ये पैसे की ताकत को लेके। जी, तो ये सब कुछ एक मिला जुला खेल है। लेकिन ये चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो या अडानी अंबानी हो, ये जो पूरा गठजोड़ है जी, ये कुल मिला के है देश के लिए खतरनाक जी, और आम इंसान के हित के खिलाफ है। जी, इसलिए ये जितनी जल्दी से जल्दी विदा हो उतना इस देश की भलाई होगी। आपने दौरान गुफ्तगू कहा है, अयोध्या केस के बारे में कहा है, अयोध्या बाबरी मस्जिद मिल्कियत केस के बारे में आपने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस बारे में साबिक जज जो हैं जस्टिस एसआर गोगोई ने भी शुकूक व शुबहात जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल गलत फैसला आया है। जी जी। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, फैसला तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो फैसला खुद कह रहा है जी कि वहाँ पे एक मस्जिद थी जी और आज से नहीं 16वीं सदी से जी, और वो ये भी मानता है कि उसमें 1857 तक नमाज 1857 से और 1949 तक जिस दिन वो मूर्ति वहाँ रखी गई उस दिन तक नमाज पढ़ी गई। लेकिन वहीं एक बाहर चबूतरा था जहाँ पूजा भी होती थी। जी जी, लेकिन वो मस्जिद के बाहर था। हाँ, उसके जो बिल्डिंग थी उसके बाहर था, जी जी, उसी कैंपस में। तो अगर और एक साधु ने पिछली मतलब 20वीं शताब्दी में 20वीं नहीं 19वीं शताब्दी में ये कोर्ट में फैज़ाबाद में ये मांग भी की थी कि मुझे वहाँ मंदिर बनाने दिया जाए उस चबूतरे पे। जी जी, लेकिन जब वहाँ मूर्तियाँ रखी गई 49 में तो वो मस्जिद का जो मेन डोम था उसके नीचे रख दी गई। जी जी, तो चबूतरे से ही ये पूरी मस्जिद पे इन्होंने दावा कर दिया। जी जी, और ये फैसला तो कुल मिला के देखिए आया इसलिए है कि इस विवाद का समाधान हो, और मुसलमान भी परेशान हो गया था। जी जी, उसको भी लग रहा था कि ये
जितने दिन ये मुद्दा जिंदा रहेगा हमारे सर पे तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं। तो उसका था कि भाई चलो किसी तरह से मामला टले एक बार, और आगे कोई नया झगड़ा ना शुरू हो। तो उस लिहाज से ये फैसला दिया गया है। ये एक पंचायत का फैसला है कि लोगों को बैठा के सबको खुश करने की बात है। और चूंकि ये बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, उनको मालूम था कि अगर हम वहाँ मस्जिद बनाने का फैसला दे देंगे तो हिंदू नाराज़ होगा और फिर कोई आंदोलन खड़ा होगा। तो शायद सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं चाहता था, लेकिन तकनीकी दृष्टि से तथ्यों के आधार पे तो फैसला गलत है। जी जी। हम लोग उस झगड़े में अब पड़ना नहीं चाहते। हमारी कोशिश ये है, जी, अयोध्या के अंदर एक हमारे महंत हैं आचार्य जुगल किशोर शास्त्री जी, और उनका एक मंदिर है राम जानकी मंदिर जी, हम चाहते हैं कि उनकी मंदिर की जगह जी, जी, एक ऐसा सर्वधर्म सद्भाव केंद्र बने, एक बहुमंजिली इमारत जी, जिसमें इतिहास के क्रम में जैसे जैसे धर्म आए हैं जी, जी, एक एक तल सबको दिया जाए। जी, जी, बहुत अच्छे कहा। सबसे नीचे वाला नास्तिकों के लिए रहे, जी, जो हमारे जैसे लोगों के लिए भी कहीं कोई जगह अर्बन नेक्सल्स के लिए। तो एक खाली कमरा हो नास्तिकों के लिए। अच्छा, हाँ, वैसे मैं गांधीवादी हूँ। जी, जी, और फिर जैसे जैसे धर्म आए एक एक तल आप सबको दे दीजिए और ऊपर कुछ गुंजाइश रखिए आगे बढ़ने की। और हम चाहते हैं कि लोग तय करें कि धर्म का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। जी, जी, धर्म लड़ाई झगड़े की वजह होनी चाहिए या मिलजुल के साथ में रहने की वजह होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम में के आखिर में अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं और आवाम के लिए वो मैसेज होता है, लेकिन मैं जैसे कि आपकी शख्सियत है उसी लिहाज से मैं चाहूँगा कि आप, अगर आपसे कहा जाए कि मोदी और अमित शाह को क्या मैसेज देंगे तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं चाहता हूँ कि वही मैसेज आज दें। ये मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा था। जिस दिन करतारपुर का गलियारा खुला है जी, उस दिन प्रधानमंत्री ने इमरान खान की तारीफ की, बहुत दिनों के बाद। नहीं तो पुलवामा से शुरू होके और चुनाव के दौरान पाकिस्तान को वो गालियां ही देते रहे। उन्होंने इमरान खान की तारीफ की कि आपने ये गलियारा खोला और हिंदुस्तान के सिखों को वहाँ जाने दिया। और फिर अमरिंदर सिंह ने मांग की, क्योंकि पूरी जो जन भावना है जी, वो उसके पक्ष में है। बहुत सारे गुरुद्वारे और मंदिर भी उस तरफ हैं। एक शारदा पीठ है जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, जिसके लिए इमरान खान ने एक बार कहा है कि मैं वो भी रास्ता खोलूँगा। तो हम लोगों की ये बहुत पुरानी मांग है। जो हमारी दिल्ली से मुल्तान पदयात्रा हुई थी उसमें हमारी 3 मांगें थीं। पहली तो ये थी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी मसले हैं वो बातचीत से हल किए जाएं। दूसरी ये थी कि हथियारों की होड़ कम की जाए, परमाणु हथियार ख़त्म किए जाए ताकि जो पैसा बचे वो विकास के कामों में लगाया जा सके। और तीसरी ये थी कि पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ख़त्म की जाए, आने जाने के रास्ते खोल दिए जाए। और मुझे जलंधर में एक गुरुद्वारे में कीर्तन गाने वाले सरदार जी ने कहा कि आपकी तीसरे नंबर की मांग पहले नंबर की मांग होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की पॉपुलर डिमांड है और ये अगर पूरी हो जाएगी तो बाकी दोनों समस्याएं भी आसानी से सुलझेंगी। इतनी समझदारी की बात मैंने आज तक किसी से सुनी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही थी उसने। जी, जी, तो देश की बहुत बड़ी संख्या में आबादी ऐसी है जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है, जो रोज रोज बंदूकों तोपों की गोलियां और लाशें, सैनिकों की लाशें, या लोग भी, आम लोग भी मरते हैं, आतंकवादी भी कभी कभी मरते हैं। लेकिन आतंकवादियों को तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना पड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। तो जिस दिन करतारपुर गलियारा खुला लोग सब उसके पक्ष में थे। तो मैंने उस लेख में लिखा कि मोदी और शाह को जो उन्होंने आरएसएस से सीखा है, मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जो नफ़रत की राजनीति वो करते हैं, वो छोड़ के अगर वो दोस्ती और अमन की बात करने लगें तो भी उनको उतने ही वोट मिल जाएंगे जितना उनको नफ़रत की बात करने से मिलते हैं।
बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है मोदी और अमित शाह के नाम। बहरहाल जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ नफ़रत नहीं होती है और वहाँ तरक्की और खुशहाली होती है। और डॉक्टर संदीप पांडे ने ये बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है और इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।